पहला लेग तो काफी सही था, काफी सारा एक्साइटमेंट, काफी ज्यादा क्लोज गेम, दोनों टीम्स एक दूसरे को क्लोज ऑफ करने का ट्राई कर रही थी। दो बैंगिंग गोल्स, लिटरली बैंगिंग गोल्स, एक विनिशियस का गोल, एक केविन डी ब्रुयने का गोल। दोनों टीम्स का एक्सजी बहुत ज्यादा कम, रियल मैड्रिड का 0.7, मैनचेस्टर सिटी का 0.6। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब सिंपल है कि दोनों टीम्स बराबरी का गेम खेल रही थी, दोनों टीम्स ने एक दूसरे के टैक्टिक्स को काउंटर कर दिया। सिटी जो सोच के आई थी, मैड्रिड ने उसे पहले ही डिसाइड कर लिया था कि कैसे काउंटर करना है, एंड वाइस वर्सा, मैड्रिड ने जो सोचा था उसको सिटी ने काउंटर कर दिया। बेसिकली किसी ने ये गेम डोमिनेट नहीं किया था। लिटरली अगर तुम लोग देखोगे तो एकदम 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 ज्यादा इक्वल हाइट वाले, इक्वल स्ट्रेंथ वाले, इक्वल जो भी कहना है कह लो यार, इक्वल पावर वाली दो फोर्टेस के बीच में मैच था, और इसीलिए रिजल्ट भी 1-1 रहा। यार देखो 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 देखो, ठीक है, ये तो जो इंट्रो था वो तो हो गया, तुम लोगों को पता है, तुम लोगों ने बहुत सारे रिव्यूज भी देख लिए होंगे, बहुत सारे टैक्टिक्स भी देख लिए होंगे। बट अब बात यह आती है कि आगे 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 क्या होगा, आगे क्या होगा, क्या होगा आगे, क्या क्या होगा, क्या 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 होगा आगे, ये क्वेश्चन आया था कि कौन होगी वो टीम, कौन सी टीम है जो कि फाइनल में, यूसीएल फाइनल में पहुंच जाएगी। क्या रियल मैड्रिड एक और बार यूसीएल फाइनल पहुंचती है, या फिर पेप गार्डियोला की सुपर टीम मैनचेस्टर सिटी फाइनल पहुंचती है और क्लिंच कर लेती है, जो कि ट्रेबल के भी काफी ज्यादा क्लोज है। तो ये देखना काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग रहेगा। अब अपन देखेंगे कैसे अपन पिछले गेम से कुछ कुछ छोटे छोटे स्नैपशॉट्स उठाएंगे, ठीक है, पिछले गेम से थोड़े थोड़े छोटे छोटे टैक्टिक्स उठाएंगे और देखेंगे कि आगे के गेम में क्या क्या किया जा सकता है ताकि ये गेम कोई एक टीम जीत सके, और क्या क्या पॉसिबिलिटीज है, सारी चीजें देख लेंगे। तो यार सबसे पहले अपन देखते हैं कि लास्ट गेम में हो क्या रहा था। लास्ट गेम अपन एक एक करके शुरू करते हैं। सबसे पहले अपन सिटी के बिल्डअप को देख लेंगे, उसके बाद अपन मैड्रिड के बिल्डअप को देख लेंगे, ठीक है ना, कि जब मैड्रिड के पास बॉल थी तब उन्होंने क्या किया, जब बॉल नहीं थी तब क्या किया, एंड द सेम गोस फॉर मैनचेस्टर सिटी। ठीक है, तो अब मैनचेस्टर सिटी की बात हम लोग सबसे पहले कर लेते हैं। मैनचेस्टर सिटी का स्टाइल तुम लोग को पता है, मैनचेस्टर सिटी का स्टाइल क्या है। अगर तुम लोग देखे हो कि मैनचेस्टर सिटी को थोड़ा बहुत भी यूसीएल पूरे सीजन में देख लो, प्रीमियर लीग में देख लो, तो वो अपने एक सेंटर बैक पे काफी ज्यादा डिपेंडेंट होते हैं कि ये सेंटर बैक बॉल प्लेइंग सेंटर बैक है, जो कि स्टोन्स रहता है मोस्ट ऑफ द टाइम। बॉल प्लेइंग सेंटर बैक है, बॉल के साथ बहुत ज्यादा कंफर्टेबल है, पासिंग अच्छी है, ड्रिबलिंग अच्छी है, विद द बॉल बहुत ज्यादा काम है। तो इसका यूज कैसे करता है पेप गार्डियोला, इसको बस आगे ले जाता है, ठीक है ना। क्या करेगा, स्टोन्स बॉल है उसके पास, आगे जाएगा और आगे स्पेसेस फाइंड करने का ट्राई करेगा। या तो केविन डी ब्रुयने को सीधा एक वर्टिकल पास दे देगा, ठीक है, या तो सीधा सीधा डायरेक्शन चेंज कर देगा, ग्रीलिश को दे सकता है, बर्नार्डो सिल्वा को दे सकता है, या फिर सेफ ऑप्शन रॉड्री को दे सकता है। कोई दिक्कत वाली बात नहीं। अब मैड्रिड ने इसको कैसे काउंटर किया? मैड्रिड ने इसको बहुत सिंपल तरीके से काउंटर किया। फुटबॉल का सबसे बेसिक नियम होता है प्रेस। मैड्रिड ने इस पूरे मूव को एक अच्छा प्रेस करके काउंटर कर दिया। अब कैसे 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 ऐसे किया कि जब तुम्हारा कोई प्लेयर विद द बॉल अच्छा हो तब उसको थोड़ा सा टाइम लगता है, उसको थोड़ा सा टाइम चाहिए होता है कि वो थोड़ा बॉल के साथ कंफर्टेबल हो, आगे लेके जाए और वहां से फिर पास कर सके, देख के गेम को रीड करके पास कर सके। मैड्रिड को ये चीज पता थी, इसलिए मैड्रिड ने क्या किया, एंचेलोटी ने क्या किया, एंचेलोटी ने कहा हाई प्रेस कर लो, एग्रेसिव प्रेस कर दो, ठीक है ना। तो बेंजेमा पूरे टाइम चढ़ा हुआ था जॉन स्टोन्स पे। अब जब बेंजेमा चढ़ा हुआ है जॉन स्टोन्स पे, तो ऑब्वियसली ये जो पूरा उनका टैक्टिक है कि हम एक सेंटर बैक को आगे ले जाएंगे, वो तो ऑटोमेटिकली फेल हो गया, ठीक है ना। अब जैसे कि तुम ये वाले में देख सकते हो कि खाली कोई बचा ही, खाली लिटरली कोई खाली बचा ही नहीं, क्योंकि एक बार बेंजेमा आगे चला गया तो उसके साथ उसका बैकअप जो है, उसका बैकअप भी आगे आएगा ही आएगा, क्योंकि अगर 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 स्टोन्स आगे नहीं आ पा रहा है तो रॉड्री को डीप ड्रॉप करना पड़ेगा। रॉड्री जब डीप ड्रॉप करेगा, ठीक है, तो रॉड्री के पीछे पीछे प्रेस करने वाले लोग आ जाएंगे, ठीक है ना। और ऐसी पूरा जो मिडफील्ड में पहले 4v3 सिचुएशन बन रही थी, क्योंकि हम लोग को पता है जितनी भी बॉल प्लेइंग जो पोजीशन वाली टीम, चाहे बार्सिलोना हो, चाहे मैनचेस्टर सिटी हो, चाहे आर्सेनल हो, तीनों की तीनों क्या करती है कि मिडफील्ड में बॉक्स बनाती है, बॉक्स, चार लोगों का बॉक्स बनाती है। तो इसी को काउंटर करने के लिए हाई प्रेस कर दिया, हाई प्रेस करा, रॉड्री को अंदर जाना पड़ा, रॉड्री अंदर गया तो मिडफील्ड में ऑटोमेटिकली 3v3 सिचुएशन यहाँ पे बन, ठीक है। अब ये सिचुएशन बन गई। अब तुम लोग यहाँ पे देख सकते हो कि काफी ज्यादा प्रेस हो रहा है। अब पेप गार्डियोला ने बोला कि अब ये तो ऐसे तो काम चलेगा नहीं, इसलिए सिटी को अल्टरनेटिव्स ढूंढने पड़े। अब वो अल्टरनेटिव्स क्या थे? अल्टरनेटिव्स थे उनके लेफ्ट बैक और राइट बैक, एज सिंपल एज दैट, ठीक है ना, ये उनके अल्टरनेटिव्स थे। अब क्या हुआ, मैं बता रहा हूँ क्या हुआ। अकांजी विद द बॉल उतना अच्छा नहीं है, सीधी सी बात है, अकांजी विद द बॉल उतना ज्यादा अच्छा नहीं है, और स्पेशली जब रॉड्रिगो उस पर कंटिन्यूअसली प्रेस कर रहा है तब तो अकांजी बिल्कुल भी अच्छा नहीं है। तो अकांजी के पास बॉल बहुत बार जा रही थी, तुम लोग गेम में देखोगे, बट अकांजी उसका कुछ यूजफुल नहीं कर पा रहा था, वो वापस बैक पासिंग कर दे रहा था, वापस रॉड्रिगो दे रहा था, या वापस अपने सेंटर बैक को दे रहा था। उसके कारण क्या हो रहा था, उसके कारण ये हो रहा था कि आगे आगे कौन खड़ा हुआ है, आगे ग्रिलिश खड़ा हुआ है, उसके पास बॉल जानी नहीं थी, इसलिए ग्रिलिश को ज्यादा क्रिएटिव कर नहीं पा रहा था। तो एक साइड से जो तुम्हारा अटैक होना था वो तो वहां ऑटोमेटिकली बंद हो गया। अब तुम्हारा लेफ्ट साइड जो है पूरा डेड हो चुका है, तुम्हारा सेंटर जो है वो कहीं ना कहीं डेड हो चुका है, कंप्लीटली डेड नहीं, कहीं ना कहीं डेड हो चुका है। तो एक ही ऑप्शन बच जाता है कि तुम राइट साइड से कुछ करने का ट्राई करोगे, और यही चीज ट्राई करी मैनचेस्टर सिटी ने। मैनचेस्टर सिटी ने
अपने काइल वॉकर को बॉल दे दी। काइल वॉकर बॉल के साथ अकांजी से बेटर है, उसने कॉम्बिनेशंस किए, थोड़ा थोड़ा मिडफील्ड के साथ 1-2 किया और बॉल इवेंचुअली पहुंच गई बर्नार्डो सिल्वा के पास। अब बर्नार्डो सिल्वा के सर के ऊपर एक बहुत बड़ी दिक्कत है, बहुत बड़ी दिक्कत है, कामाविंगा। सबसे पहले तो हैट्स ऑफ टू कामाविंगा। एनीवेज, कामाविंगा बहुत ज़्यादा अच्छे से डिफेंड कर रहा था, बहुत ज़्यादा अच्छे से डिफेंड कर रहा था, इसलिए ओवरलैपिंग रन्स ज़्यादा बना नहीं पा रहा था बर्नार्डो सिल्वा। ओवरलैपिंग तो नहीं बोलना चाहिए, इट्स नॉट द राइट वर्ड, बट द थिंग इज कि ही वाज नॉट एबल टू कीप दैट विड्थ दैट सिटी नीडेड, ठीक है ना। तो विड्थ नहीं प्रोवाइड कर पा रहा था, विड्थ तो नहीं प्रोवाइड कर पा रहा था, वो इनसाइड भी कट नहीं कर पा रहा था क्योंकि कामाविंगा उसको रोक दे रहा था। बट एक यहाँ पे एडवांटेज था सिटी के पास, जो कि है डिब्रोना। डिब्रोना स्मार्ट प्लेयर है, बहुत ज़्यादा स्मार्ट प्लेयर है। तो डिब्रोना ने क्या करा कि वो स्पेसेस में रन निकालने लग गया। अब देखो देखो देखो, काफी ज्यादा टैक्टिकल है, ठीक है ना। बर्नार्डो सिल्वा के पास बॉल है, बर्नार्डो सिल्वा वाइड हो चुका है, ठीक है ना, बर्नार्डो सिल्वा वाइड हो चुका है, उसके पीछे कामाविंगा चिपका हुआ है। कामाविंगा की एक ही रिस्पॉन्सिबिलिटी कि मेरे को बर्नार्डो सिल्वा को रोकना है, ठीक है। तो उसके कारण कामाविंगा दूर चला गया। बट सेंटर बैक जो है, सेंटर बैक को फोकस किस पे करना है, अर्लिंग हालैंड पे, क्योंकि अगर तुम उसको जगह दोगे तो पता ही है तुमको क्या है, पता ही है, वो अलग जानवर है, वो तुम लोगों को पता है क्या कर सकता है। तो इसलिए सेंटर बैक अर्लिंग हालैंड को छोड़ नहीं पा रहे थे और इस पूरी सिचुएशन का फायदा उठाया केविन डी ब्रुयने ने, क्योंकि अब सेंटर बैक के बीच में और मैड्रिड के लेफ्ट बैक के बीच में थोड़ा सा गैप आ चुका है, ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है, तो उनके बीच में थोड़ा सा गैप आ चुका है। अब इस गैप का फायदा उठाया केविन डी ब्रुयने ने और उसने रन्स बनाने शुरू कर दिए, रन्स बनाने शुरू कर दिए इन दोनों के गैप के बीच से। अब जब वो ये रन्स बना रहा था तब बहुत बार अच्छी सिचुएशंस, डेंजरस सिचुएशंस बन रही थी सिटी के लिए, ठीक है ना। वो लोग अटैक करने का ट्राई कर रहे थे, ऑब्वियसली कोर्टवा ने बहुत अच्छा डिफेंड किया और बाकी दोनों सेंटर बैक ने भी बाद में इन द बॉक्स काफी ज्यादा हेल्प कर दी। तो ये चीज हो गई, ठीक है ना। बेसिक बात ये कि ये एक वीक पॉइंट दिख रहा था मैड्रिड के पूरे स्ट्रक्चर में। अगर इसको छोड़ दे तो मैड्रिड का पूरा स्ट्रक्चर वाज वेरी डिसिप्लिन्ड, दे वर वेरी वेल ऑर्गेनाइज्ड एंड दे स्टॉप सिटी। इट इज एज सिंपल एज दैट। उन्होंने अर्लिंग हालैंड को कुछ नहीं करने दिया, अर्लिंग हालैंड को कुछ नहीं करने दिया। पूरे गेम में अगर किसी ने कुछ करा है तो वो केविन डी ब्रुयने ने करा है। ग्रीलिश ट्राई कर रहा था, बट ऑब्वियसली ग्रीलिश के पास, जैसे कि मैंने बोला, उसको ज्यादा डिलीवरी नहीं मिली और अगर डिलीवरी उसको मिल भी जा रही थी तो उसके पास पासिंग ऑप्शंस कोई बच नहीं रहे थे, क्योंकि केविन डी ब्रुयने के ऊपर भी टोनी क्रूज चढ़ा हुआ था, ठीक है। तो बेसिक बात हो गई, ये सिटी की बात हो गई। अब मैड्रिड के बिल्डअप प्ले की बात कर लेते हैं। मैड्रिड का बिल्डअप प्ले तुम लोगों को पता है, 4 एट द बैक है, ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो वो लोग क्या कर रहे थे, सबसे पहले अपने सेंटर बैक को बॉल दे दी। अब सेंटर बैक को जब वो लोग ने बॉल दे दी तब 2 लोग प्रेस कर रहे थे, सिटी 2 लोग से प्रेस कर रही थी, अर्लिंग हालैंड से और केविन डी ब्रुयने से, इन दोनों प्रेस कर, और जो दोनों राइट बैक और लेफ्ट बैक है उन पे बर्नार्डो सिल्वा और जैक ग्रिलिश प्रेस कर रहे थे। बेसिकली सिटी के 4 लोग प्रेस कर रहे थे, ठीक है। अब इसके कारण क्या हो रहा था कि बीच में जगह छूट जा रही थी, बीच में जगह छूट जा रही थी और बीच में मैड्रिड को मिल जा रहा था न्यूमेरिकल एडवांटेज। बहुत बार तुम लोग सिचुएशन में देखोगे कि मान लो कार्वाहल के पास बॉल गई है या फिर कामाविंगा के पास बॉल गई है और यहाँ पे सिटी के 4 प्लेयर्स प्रेस कर रहे हैं, ठीक है ना। अब ऐसे में टोनी क्रूज बीच में खाली बच जाता है। टोनी क्रूज जब खाली होता है तो उसके पास बॉल आ जाती है और जब टोनी क्रूज के पास बॉल आती है तो तुम लोग को पता है वर्टिकल प्रोग्रेशन जो है बहुत इजीली हो जाता है और डिफेंसिव या फिर नॉट एक्जैक्टली डिफेंसिव बट बिल्डअप प्ले से जो एग्रेसिव अटैक का जो ट्रांसफॉर्मेशन है, जो ट्रांजिशन है, वो काफी इजीली हो जाता है। अगर टोनी क्रूज खाली नहीं रहता, अगर उस पर कोई प्रेस करता है तो मॉड्रिच खाली रहता है, ठीक है, तो वो ये काम कर देता है। अब ये उन लोगों का बेसिक प्ले दिख रहा था जो कि उन लोगों ने बहुत बार ट्राई करा। अब ऐसा नहीं है हर बार ये सक्सेसफुल हो रहा था, बहुत बार मैड्रिड ने बैक पास भी करा था, ठीक है, बात ही आ जाती है। बट जब ये सक्सेसफुल हुआ था तब तक सिटी दिख रही थी प्रेशर में, क्योंकि टोनी क्रूज क्या करेगा, फिर टोनी क्रूज लंबा जाएगा, वो लंबा जाएगा, वो बॉल किसको देगा, वो बॉल देगा आगे विनीशियस को, वो बॉल किसको देगा, वो बॉल देगा आगे बेंजेमा को। ये उनका टैक्टिक था और ये सोचा था उन लोगों ने कि ये इससे काम बन जाएगा, बट इससे काम बना नहीं। इससे काम इसलिए नहीं बना क्योंकि सिटी का एक फोकस था। सिटी को पता है कि सबसे बड़े थ्रेट्स, मेरे को पता है मैड्रिड के लिए बहुत लोग 10+ गोल स्कोर कर चुके हैं, बट अटैकिंग थ्रेट 2 सबसे बड़े मैड्रिड के हैं, विनीशियस और बेंजेमा, ठीक है। इट इज एज सिंपल एज दैट। तो सिटी ने इन दोनों को थोड़ा सा रोक के रख दिया था। मेरे को पता है विनीशियस ने बहुत प्यारा गोल मारा और मतलब अगर तुम ऐसा कर दोगे यार, इतने दूर से गोल मार दोगे तो कोई क्या ही डिफेंड कर लेगा, मतलब इट इज अनस्टॉपेबल, इट इज एज सिंपल एज दैट। बहुत प्यारा ड्रिबलिंग, अंदर कट बैक किया, गोल मार दिया, काफी ज्यादा प्यारा गोल था, ठीक है। बट द पॉइंट इज कि इन दोनों को रोक दिया था। अब जब इन दोनों को रोक दिया तो उसके कारण उनके कोई चांसेस बन नहीं पा रहे थे। बेंजेमा के पास ज्यादा टाइम बॉल जा नहीं रही थी, जब उसके पास बॉल जा रही थी इंटरसेप्शन कर दे रहे थे, 1-2 करने का मौका नहीं दे रहे थे, इसलिए मैड्रिड का अटैक अच्छे से नहीं हो पा रहा था। तो ये हो रहा था। अब बात आ जाती है कि अगले गेम में फिर क्या होगा, अगले गेम में क्या होगा, क्या अगले गेम में वापस यही टैक्टिक्स यूज होंगे? ऑब्वियसली ये टैक्टिक्स यूज नहीं होंगे क्योंकि बेवकूफ नहीं है दोनों कोच, ठीक है, उनके पास दिमाग है, इट इज एज सिंपल एज दैट। तो अब क्या होगा ये देखना काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग रहने वाला है, ठीक है ना, क्योंकि मेरे ख्याल से पेप गार्डियोला ये करेगा कि थोड़ा जो और क्लासिकल उसका जो सिस्टम है उसमें वो थोड़ा सा अपना ट्रांजिशन करेगा। बेसिक क्या कि दोनों जो उसके फुल बैक है आगे पुश कर जाए, ठीक है, दोनों सेंटर बैक थोड़े से वाइड हो जाए, रॉड्री बीच में आ जाए, ठीक है। जब रॉड्री बीच में आ जाएगा तो उसके पास बॉल आ जाएगी, फिर वापस 1-2 होगा, ठीक है, वापस 1-2 होगा और धीरे धीरे करके फिर बॉल प्रोग्रेशन होगा, क्योंकि अब तुम सेंटर बैक के साथ बॉल को आगे लेके जा नहीं सकते। ये एक चीज होगी। दूसरी चीज जो और एक मेरे को इंपॉर्टेंट लग रही है कि तुम लोग देखे होगे अभी पूरे डिस्कशन में ग्रीलिश का नाम सबसे ज्यादा यूज नहीं हुआ है, उसका नाम यूज ही नहीं हुआ क्योंकि वो गेम में ज्यादा इन्वॉल्व ही नहीं था। तो ग्रीलिश मेरे ख्याल से अंदर ड्रॉप करेगा, ग्रीलिश अंदर ड्रॉप करेगा ताकि मिडफील्ड में अभी भी वो 4v3 वाला जो सिचुएशन है बना रहे। और ग्रीलिश जो है उसको जो भी अगर कार्वाहल खेल रहा है तो वो उसको ट्रैक बैक नहीं कर सकता। अगर वो ग्रीलिश के पीछे जाएगा तो पीछे जगह खुली पड़ जाएगी और जगह खुली पड़ेगी तो जैसे कि मैंने बोला कि अकांजी है वो, क्योंकि दोनों फुल बैक्स है, कोई भी खेला जो दोनों फुल बैक्स है वो हाई
आगे आगे हैं, ठीक है, वो हायर पोजीशंस पर रहेंगे तो आगे जाके दिक्कत खड़ी कर सकते हैं। इसीलिए मैड्रिड के जो फुल बैक्स है वो अगर कोई डीप ड्रॉप करता है, चाहे बर्नार्डो सिल्वा इस साइड से चाहे ग्रीलिश इस साइड से, तो उनको उनको ट्रैक बैक नहीं कर सकते वो लोग। तो ये बेसिक बात होगी। तो मेरे को लगता है ये चीज़ ग्वार्डियोला करना चाहेगा। अब इसके बाद एक और चीज़ आ जाती है कि ये तो मैन सिटी की बात होगी कि मैड्रिड क्या करेगी, मैड्रिड क्या करेगी। मैड्रिड का फोकस देखो, मैड्रिड का फोकस रहेगा कि हम लोग न्यूमेरिकल एडवांटेज अटैकिंग एरियाज में कैसे बनाएं, ठीक है, क्योंकि तुम लोग देखोगे मैड्रिड की पासिंग बहुत ज़्यादा स्मूथ है, उनके 1-2s बहुत ज़्यादा स्मूथ रहते हैं। इट इज एज सिंपल एज दैट। उनको मौका मिलता है 3 पास में गोल क्रिएट करने वाली टीम है वो लोग। और ये तो खैर काउंटर की बात होगी, बट जब काउंटर में नहीं भी खेल रहे हैं, उनकी जो मूवमेंट है, मूवमेंट सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि केमिस्ट्री अच्छी है, तो उनके जो मूवमेंट है, उनके मूवमेंट पे एम्फेसिस करेंगे, ऐसा मेरे को लग रहा है। बेंजेमा को ज़्यादा अपॉर्चुनिटी देने का ट्राई करेंगे, जिसके कारण ज़्यादा थ्रेट्स क्रिएट हो सकते हैं। दो चीज़ हो सकती है कि जैसे देखो बेंजेमा ऐसा डीप ड्रॉप करा, बेंजेमा डीप ड्रॉप करा तो विनिशियस भी रन बनाए और रोड्रिगो भी रन बनाए। अभी हम देखते हैं कि बेंजेमा और विनिशियस के साइड ही ज़्यादा बॉल रहती, तो अगर रोड्रिगो को ज़्यादा इन्वॉल्व करेंगे गेम में, या फिर जो भी उनका अगर जो भी उनका राइट साइड में खेल रहा है वो उसको अगर ज़्यादा इन्वॉल्व करेंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा मैड्रिड के लिए। ये एक चीज़ हो गई। दूसरी चीज़ कि उनके जो सेंट्रल मिडफील्डर्स है उनका इन्वॉल्व होना ज़्यादा जरूरी है। जैसे मॉडरिच का इन्वॉल्व होना ज़्यादा जरूरी है, ताकि जब बेंजेमा डीप ड्रॉप करे तब मॉडरिच हल्का सा फॉरवर्ड रन बना पाए, मॉडरिच के पास बॉल जाए और फिर बेंजेमा वापस ओवरलैपिंग रन बना के बॉक्स में घुस जाए। तो ये सारी बेसिक चीज़ें जिन पे फोकस करेंगे। डिफेंस के हिसाब से ऑब्वियसली अभी भी मेरे हिसाब से मैड्रिड ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, क्योंकि हालैंड कुछ भी करने नहीं दिया था। इस गेम में हालैंड को दिखना पड़ेगा, अगर सिटी को जीतना है तो हालैंड को इस गेम में उभर के आना पड़ेगा। हालैंड को अगर पूरे टाइम उसको बॉल की डिलीवरी नहीं मिल रही तो 90 मिनट तक वो बैठा नहीं रह सकता, बिल्कुल बैठा नहीं रह सकता। उसको बॉल लेने अंदर आना पड़ेगा, उसको जैसा रोल बेंजेमा प्ले कर रहा है वैसा करना पड़ेगा, डीप ड्रॉप होना पड़ेगा। वो ऑब्वियसली पहले से बहुत ज़्यादा इंप्रूव हो रहा है और करता भी है वो, बट पिछले गेम में ज़्यादा दिखा नहीं था, ये उसको करना पड़ेगा। कॉम्बिनेशन प्ले एज सिंपल एज दैट। और अगर इतनी ज़्यादा डिसिप्लिन मैड्रिड है तो तुमको दूर दूर से शॉट्स मारने पड़ेंगे, जो कि लास्ट गेम में भी हुआ था। सिटी को और ज़्यादा फास्ट रहना पड़ेगा, वो लोग उनके मूवमेंट ज़्यादा फास्ट नहीं थे। और जब तुम पोजीशन फुटबॉल खेल रहे हो तुम्हारी पासिंग एक्यूरेट हो भी जाए, बट अगर क्विक नहीं है तो उसका कोई मतलब नहीं। तो ये सारी बेसिक चीज़ें इन पर अगर फोकस करेंगे तो हो सकता है सिटी जीत जाए। और मेरे को लगता है सिटी जीत जाएगी। क्लोज गेम रहेगा, ऑब्वियसली क्लोज गेम रहेगा, बहुत क्लोज गेम रहेगा। सिटी के स्टेडियम में गेम है तो ऑब्वियसली एडवांटेज रहेगा ही रहेगा सिटी को थोड़ा, मेरे को लगता है। बट उसके बाद भी ज़्यादा मार्जिन से जीत नहीं पाएगी सिटी और गेम रहेगा क्लोज। सिटी जीतने वाली है 2-1 इन माय ओपिनियन। देखते हैं क्या होता है। और अभी जस्ट मतलब ऐसे 5 मिनट पहले इंटर मिलान भी ऑफिशियली क्वालिफाई कर चुकी है। तो ठीक है, देखते हैं सिटी वर्सेस इंटर। मेरे हिसाब से सिटी वर्सेस इंटर, बाकी जो भी है देखते हैं मैच के बाद मिलते हैं रिव्यू में। देखते हैं कि इतना जो मैंने बक करी है उसमें से कुछ सही भी रहता है कि नहीं रहता है। एनीवेज चलो तब तक के लिए मिलते हैं यार।